हेलो गाइस, वर्णमाला की इस सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीटेट की वर्णमाला सीरीज में पार्ट 2। इससे पहले हमने वर्णमाला में स्वर वगैरह के बारे में देखा था कि मूल स्वर, दीर्घ स्वर, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था। आइए हम शुरू करते हैं पार्ट 2। तो इसमें उच्चारण के बारे में हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे का वर्ण वाले हैं, मतलब का की जो लाइन होगी, क ख ग घ इंग, तो ये सब हमारे कंठ में आएंगे। काय में आएंगे? कंठ में। और जो हमारे तालव्य, जो तालु से बोले जाएंगे, उसमें हमारे चा वर्ण वाले आएंगे। ठीक है, च छ ज झ य। और जो हमारे मूर्धन्य में आएंगे, मूर्धन्य में हमारे टा वर्ग के आएंगे, ट ठ ड ड ड़ ण। ठीक है। और जो दंत में रहेंगे, ता वर्ण के आएंगे, त थ द ध न। और ओष्ठ में जो ओठ से बोले जाते हैं, उसमें हमारे पा वर्ग के आएंगे। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, का चा टा कचट तापा, का चा टा ता पा। तो ये का वाले कंठ से बोले जाएंगे, चा वाले तालु से बोले जाएंगे, कंठ तालव्य। और का चा ट टा वाले जो हैं, जो मूर्धन्य से बोले जाएंगे, कंठ तालव्य मूर्धन्य, ता वाले दंत से, और पा वाले जो बोले जाएंगे ओष्ठ से, मतलब कि ओंठों से बोले जाएंगे। कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ्य। ठीक है। तो का चट तापा। ठीक है। तो कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ्य, इस तरीके से ये बोले जाएंगे। इतना आपको समझ में आ गया। का चट तापा, का वाला कंठ से, चा वाला तालव्य से, चा वर्ग के पूरे जो रहेंगे वो तालव्य से बोले जाएंगे। टा वर्ग के जो पूरे हैं वो मूर्धन्य से बोले जाएंगे। ता वर्ण वाले जो है वो पूरे दंत से बोले जाएंगे, मतलब जीभ जो है वो दांतों से टकराती है दंत में। ओष्ठ में मतलब कि ओठों की बनावटों पर असर पड़ता है बोलने पर, जब हम बोलते हैं जैसे। तो ये पा वर्ग के जो रहेंगे वो पूरे ये ओष्ठ में आ जाएंगे। तो का चाट तापा, इस क्रम में आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे व्यंजन। अब इस प्रकार से हमारे स्वर भी जो हैं, स्वर भी हैं, और कुछ हमारे व्यंजन और बचे हैं जो इसके अंतर्गत आएंगे। तो दो दो को स्वरों को हम लेकर चलते हैं। पहले स्वरों की बात करते हैं। तो कंठ में पहले हम छोटा और बड़ा आ को लेकर चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे? छोटा और बड़ा आ को। तो इन दोनों को हमने ले लिया कंठ में। फिर उसके बाद दो दो को लेकर चलना है, तो छोटी बड़ी को हम काय में लेकर चलेंगे? छोटी और बड़ी को हम लेकर चलेंगे तालव्य में। ठीक है। किस में लेकर चलेंगे? तालव्य में। और इसके बाद जो है हमारा ऋषि को हम काय में ले चलेंगे? मूर्धन्य में। ऋषि को हम काय में ले चलेंगे? मूर्धन्य में। ठीक है। मूर्धन्य में हम किसको ले चलेंगे? ऋषि को ले चलेंगे। ठीक है। और जो ओष्ठ है, ओष्ठ, उसमें हम जो गोल जो बन रहे हैं स्वर, ऊ, जो मतलब कि जो गोल जो बन रहे हैं उनको हम लेकर चलेंगे। जो तो इसमें ऊ और बड़ा ऊ आ जाएगा ओष्ठ में। ठीक है। तो अब स्वर कौन कौन से आ रहे हैं कंठ में अभी अभी की स्थिति में, वर्तमान की स्थिति में? तो जो आ है वो आ और बड़ा आ काय में आ रहा है, आ और बड़ा आ काय में आ रहा है हमारा कंठ में। फिर हमने दो दो लेकर चलना है, तो छोटी बड़ी हमारा काय में आ रहा है तालव्य में। फिर ऋषि अकेला जो एक है वो मूर्धन में चला जाएगा। फिर जो है हमारा दंत में कोई भी स्वर नहीं है। फिर उसके बाद जो ओष्ठ है उसमें हमारा ऊ और बड़ा ऊ रहेगा, ऊ और बड़ा ऊ रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। छोटा ही बड़ा ही तालव्य में आ रहा है। ऋषि जो अकेला है वो हमारा काय में आ रहा है, मूर्धन्य में आ रहा है। दंत में कुछ नहीं आ रहा है। और छोटा ऊ बड़ा ऊ हमारा काय में आ रहा है, ओष्ठ में आ रहा है। ठीक है। अब जो हमारा है आहा, हा और आहा काय में आएगा? हमारा कंठ में। तो आ और हा को मिला दो तो क्या हो जाएगा? आहा। आ और हा को मिला दो तो क्या हो जाएगा? आहा। तो ये काय में पहुंच जाएगा? कंठ में। किस में पहुंच जाएगा? कंठ में। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। फिर उसके बाद कंठ और तालव्य से मिलकर कौन बनता है? कंठ। कंठ और तालव्य से मिलकर अब कौन कौन से स्वर बचे हमारे? तो जैसे कि आपको पता है कि आ और ई से मिलकर क्या बनता है? ए बनता है। आ और ई से, चाहे छोटा आ या बड़ा आ हो, या छोटी या बड़ी हो, तो आ और ई से मिलकर क्या बनता है? ए।
तो ये कंठ और तालव्य में चला जाएगा। और जैसे कि हमें पता है आ और ए से मिलके क्या बनता है, ए। तो ठीक है, आ और ए से मिलके क्या बनता है, तो ये भी काय में जाएगा, कंठ और तालव्य के अंदर पहुंच जाएगा। ए और ए जो हमारा है काय के अंदर जाएगा, कंठ और तालव्य के में। अब कंठोस्त्य, कंठोस्त्य मतलब कि कंठ और जो हमारे ओंठों से जो मिलकर जो शब्द बोले जाते हैं वो काय में जाएंगे। इसमें दो शब्द आएंगे, ओ और औ। ओ और औ। ओ और औ कैसे आएंगे, क्योंकि जो हमारा ओ है वो काय से मिलकर बनता है। यहां पर देखिए कंठ में क्या है, आ है, और ओष्ठ में क्या है, ऊ। तो आ और ऊ से मिलकर प्यारे बच्चों क्या बनता है, ओ बनता है। क्या बनता है, ओ बनता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और आ और ओ के मिल से क्या बनता है, औ बनता है। तो इस प्रकार से ओ और औ हमारा कंठोष्ठ के अंदर आ जाएगा। अब हमारा बचा दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ में हमारा जो केवल है वा वजन का हमारा दंतोष्ठ में आएगा। बा वजन किस में आएगा प्यारे बच्चों, बा वजन केवल दंतोष्ठ में आएगा। ये आपको रट्टा लगाना है, इसका तो रट्टा लगाना ही पड़ेगा क्योंकि एक ही बच्चा है, इसकी कोई ट्रिक मुझको समझ में नहीं आ रही है। तो इसको सीधा याद कर लेना कि जो बा है वो बा सिर्फ जो अपना वर्ण है एक, वो दंतोष्ठ में जाएगा। अब कुछ जो हमारे अंतस्थ व्यंजन जो बचे हैं, हमारे अंतस्थ और संघर्षी व्यंजन भी बचे हैं, वो काय के अंतर्गत आएंगे, ये भी हम देख लेते हैं। तो इसमें कुछ आपको ट्रिक लगानी है। तो पहले वाले में कोई सा अंतस्थ व्यंजन नहीं रख रहे हम। ठीक है, अब हम तालव्य से शुरू करते हैं। तो इसमें रखेंगे हम या, रा, ला, इधर तक रखेंगे हम, क्योंकि जो वा है हमारा दंतोष्ठ है, इसलिए हमने तीन में रखा। तालव्य में हमने या रखा, तालव्य में हमने या को रखा, मूर्धन्य में हमने रा को रखा, और दंत में हमने ला को रखा। इसी प्रकार से हम संघर्षी व्यंजन भी कहां से शुरू करेंगे रखना, तालव्य से। तो इसमें जो है हमारा सा, शा और सा, तो ये वाला जो सा है वो तालव्य में पहुंच गया। कलर चेंज कर देता हूं मैं जिसमें आपको समझने में आसानी हो। तो ये वाला जो है ये कंठ में पहुंच गया, ये वाला जो है तालव्य में पहुंच गया, और ये वाला मूर्धन्य में पहुंच गया। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। सीधी सिंपल सी बात है। फिर से मैं समझा दूं कि तालव्य में या, और मूर्धन्य में रा, और दंत में ला आ जाएगा। इसी प्रकार से सा, शा और हा। सा आ जाएगा कंठ में, सा सतकोण का आ जाएगा अपना मूर्धन्य में, और हा आ जाएगा आपका दंत में। ये एक ट्रिक हो गई। और जो हा है हमारा, आपको पता ही है वो कंठ के अंदर आता है। ठीक है, होपफुली आपको ये मेरा ट्रिक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो आगे हम बढ़े। ठीक है, ये कुछ जो ट्रिक दी है इसको भी आप पढ़ सकते हैं। जो मैंने ऊपर ट्रिक बताई है उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। नीचे अगर आपको ये ट्रिक फॉलो करना है तो ये भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राणत्व मतलब कि सांस के आधार पर वर्ण के भेद किए गए हैं। तो सांस के आधार पर उच्चारण करते समय क्या होता है, फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक अल्प प्राण होता है, मतलब कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो फेफड़ों से जो मतलब उच्चारण करते समय फेफड़ों से जो हवा निकलती, जो अल्प मात्रा में निकलती, तो उसको अल्प प्राण बोलते हैं। अगर जो उच्चारण के समय फेफड़ों से निकलने वाली जो वायु की मात्रा अधिक होगी तो उसको क्या बोलेंगे, महाप्राण बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आपका मैं कुछ लिख के दिखाता हूं आपको, एक मिनट। क, ख, ग, घ, इंग, श, श, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ड, ड़, ड़। ठीक है, त, ध, न, फ, प, पा, प, फा, ब, भ, म। अब इसमें देखिए, ये मैंने आपको लिख दिया है। तो अब इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें जो है हमारे प्राणत्व के आधार पर कौन से जो हमारे व्यंजन हैं वो अल्प प्राण होंगे। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है, ये वाली लाइन पहली, तीसरी
और पांचवी, ये क्या रहेगी? अल्प प्राण रहेगी, मतलब कि 1, 3, 5। साथ ही इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन जो रहेंगे, अंतस्थ व्यंजन के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, आप मेरी पिछली वीडियो देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो 1, 3, 5 के साथ जो अल्प प्राण में जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है जो होते हैं या, रा, ला, वा, तो मतलब कि अल्प प्राण में कौन कौन आ जाएगा? स्पर्शी व्यंजन में पहला कॉलम, तीसरा कॉलम और पांचवा कॉलम। 135 135 135 इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और अंतस्थ व्यंजन। अब जो सीधी सीधी बात है, अब महाप्राण में कौन आ जाएगा? जो बच गए हैं वो काय में जाएंगे? महाप्राण में। जो बच गए हैं वो काय में जाएंगे? महाप्राण में। तो महाप्राण में कौन सा आ जाएगा? दूसरा और चौथा किस में आ जाएगा? महाप्राण में। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। दूसरा और चौथा काय में आएगा? महाप्राण में। मतलब कि ये वाला कॉलम आपका महाप्राण में आ जाएगा और ये वाला कॉलम आपका महाप्राण में आ जाएगा, ये जो मैंने रेड से कर दिया है। दूसरा और चौथा काय में आएगा? दूसरा और चौथा वाला महाप्राण में आ जाएगा। ठीक है, महाप्राण में इसके साथ संघर्षी व्यंजन आ जाएंगे, श, 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 हा, तो ये काय में जाएंगे? महाप्राण में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, महाप्राण में मैं आपको बता चुका हूं कि ऊष्मीय व्यंजन और जिनको संघर्षी व्यंजन ही बोलते हैं, और हमारा दूसरा और चौथा जो स्पर्शी व्यंजन का जो ग्रुप रहेगा वो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। घोषत्व मतलब कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण भेद होते हैं। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अघोष और एक होते हैं सघोष। तो इसमें क्या होगा? अघोष में भी क्या होगा, जैसे कि यही मैंने लिखे हैं, थोड़ा इसको अंडू करके मैं आपको समझा देता हूं, सघोष और अघोष। इसको मैं थोड़ा सा अंडू कर रहा हूं ताकि मैं इसमें ही आपको समझा दूं। हाँ, इसमें मैं आपको समझा देता हूं सघोष और अघोष। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो अघोष है, अघोष की परिभाषा देख लीजिए। इसमें ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक स्पर्शी जो व्यंजन है इसके फर्स्ट और सेकंड जो कॉलम है वो हमारे क्या रहेंगे? अघोष रहेंगे। साथ ही इसमें जो हमारे संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन होंगे इसमें हा को छोड़कर, इसमें किसको? हा को छोड़कर ये पूरे क्या रहेंगे? अघोष रहेंगे। इसकी ट्रिक क्या है? 1 2 सा श श और हा को छोड़ो, श श श हा को छोड़ो, 1 2 शा 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 शा, तीनों सा और हा को छोड़ो। तो ये हमारे काय में जाएंगे? अघोष में जाएंगे। और बाकी जो हमारे बचे हैं, कौन कौन से बच गए? तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, ये काय में जाएंगे? हमारे सघोष में जाएंगे। काय में जाएंगे? सघोष में जाएंगे। और इसके साथ अंतस्थ व्यंजन और हा काय में जाएगा? हमारा या, रा, ला, बा, और हा जो रहेगा वो काय में आ जाएगा? सघोष में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा काय में आ जाएगा? सघोष में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। ये पहला कॉलम जो रहेगा पूरा, जो दूसरा कॉलम रहेगा ये काय में आ जाएगा? अघोष में आ जाएगा। और कंपन, स्वर ध्वनियों का कंपन होता है बोलने में। और इसके साथ जो हमारे ऊष्मीय व्यंजन रहेंगे, श, 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 हा को छोड़कर, ये सब काय में आ जाएंगे? ये सब आपके इसमें आ जाएंगे। नीचे जाते हैं हम, घोषत्व के आधार पर अघोष के अंदर आ जाएंगे। और बाकी जो हमारे बचे ये और ये तीनों जो कॉलम रहेंगे खड़े में, ये हमारे काय में जाएंगे? सघोष में जाएंगे। और इसके अलावा जो हमारा रहेगा या, रा, ला, बा, हा, ये काय में जाएगा? सघोष के अंदर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये यहां पर ये वर्ग बताए हैं, यहां पर वर्ग बताए हैं। तो एक बात और बतानी है आपको कि अनुनासिक जो नाक से बोले जाने वाले वर्ण हैं उनको याद कर लीजिए, इंगयाणा नामा, इस नाम से आप याद कर लीजिए, इंगयाणा नामा से। इनको पंचमाक्षर या अनुनासिक बोलते हैं। तो जो प्रत्येक स्पर्श वर्ग के 5वें वर्ण होते हैं उनको हम बोलते हैं पंचमाक्षर बोलते हैं। इनको इंगयाणा नामा से आप याद रख सकते हैं। अनुस्वार का नियम, मानक हिंदी में पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हिंदी में क्या करते हैं, कई बार हम ये जो अनुस्वार होते हैं
मतलब पंचमा अक्षर होते हैं, इनकी जगह हम अनुस्वार का उपयोग कर लेते हैं। जैसे कि हम लिख रहे हैं पंचम, अब पंचम में हमने बिंदी का उपयोग कर लिया। ठीक है, किसका उपयोग कर लिया? बिंदी का उपयोग कर लिया। ठीक है, तो पंचम कैसे लिखा जाता है? ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो अब इस बिंदी का उपयोग कर लिया, तो ये इसको हम आधा नहीं लिखते, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब मुझे कैसे पता कि यही वाला पंचम वर्ण आएगा? मुझे इसलिए पता है क्योंकि जब भी किसी वर्ण के ऊपर बिंदी रखी है, बिंदी के बाद जो भी वर्ग का वर्ण आता है, जैसे कि पंचम में पा, पा के बाद बिंदी के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है? चा। अब हमें चा का पांचवा देखना है, कौन सा है? इंग य, इंग यण नाम यो आ रहा है, य आ रहा है, तो ये वाला य यहां पर आ जाएगा। अब जैसे कि मैं लिखूं, जैसे मैंने लिखा, एक मिनट रब कर देता हूं, मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूं। जैसे कि मैंने लिखा संसार में लिखता हूं, जैसे कि मैंने लिखा संसार। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? अब क्या होगा? अब कोई सा पंचम अक्षर नहीं आ रहा। अब सा देखिए, अब यहां पर कोई सा वर्ण का कोई है? ऐसा है कोई सा? कुछ इनमें से कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। तो अब जब कुछ नहीं दिख रहा है, तो जब कोई सा पंचम वर्ण नहीं आता, तो उसकी जगह जिसका कोई नहीं होता उसका मां होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सम धन आ, सम धन सार, तो क्या हो जाएगा? संसार। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, तो यहां पर मां आ जाएगा। ठीक है, ये इसका नियम है। अब जैसे कि आपने गंगा लिया, गंगा, गंगा लेते हैं। अब ये गा है, गा है, गा पर बिंदी है, बिंदी के बाद जो है हमारा गा आ रहा है, तो अब गा वर्ण देखेंगे हम। गा कहां पर है हमारा? ये आ रहा है गा। ठीक है, तो गा मतलब कि का वर्ग में है, तो का वर्ग का जो है पांचवा कौन सा है? ये है इंग, इंग है। तो गंगा कैसा लिखा जाएगा? गा इंग आ। ये बिंदी हटानी है, सॉरी माफ कीजिए, ये बिंदी, बिंदी का ही तो मेन खेल है, तो ये मैंने हटा दिया। ठीक है, यहां पर हमने इंग्या कर दिया। ठीक है, तो ये क्या लिखा गया? गंगा। इस तरीके से लिखा गया, ये वाला पंचम वर्ण आ जाएगा। ठीक है, जिस वर्ग का आधा अक्षर आएगा अनुसार उसी वर्ग का पंचम अक्षर बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से चंचल, चा, चा के ऊपर बिंदी, फिर उसके बाद क्या है? चा के बाद चाई है, तो चा, चा, चा वर्ण देखिए, चा का पांचवा कौन सा है? इया है, तो इस प्रकार से चंचल हो गया। डंडा, अब डंडा में देखिए डा, डा की बिंदी, फिर डा है। अब डा डमरू का यहां पर देखिए, डा डमरू का कहां पर है? ये देखिए डा डमरू किस वर्ण में आ रहा है? टा वर्ण का पांचवा कौन सा है? अड़ा है, तो इसमें क्या आ जाएगा? डंडा, आधा अड़ा, आधा आ जाता है, बिंदी का मतलब आधा वर्ण होता है। ऐसे गंतव्य, अब देखिए गा, गा के ऊपर बिंदी, बिंदी के बाद क्या आ रहा है? ता आ रहा है, तो ता का पांचवा कौन सा है? ता का पांचवा हमारा ना है। कौन सा है पांचवा? ना है। ता का पांचवा कौन सा है हमारा? ना है, तो ये क्या हो जाएगा? गणतव्य। ठीक है, ऐसे कंपन, अब का के ऊपर बिंदी, बिंदी के बाद क्या आ रहा है? पा आ रहा है, पा, तो पा बढ़ने का पंचम कौन सा है? माँ, तो क्या आ जाएगा? आधा माँ बन जाएगा, कंपन। ठीक है, होपफुली आपको पंचम अक्षर का नियम समझ में आया होगा। आज आपको ये बिंदी का खेल समझ में आया होगा कि बिंदी आखिर होती क्या है, कि किस बिंदी का कौन सा अक्षर बन रहा है पंचम अक्षर। ठीक है, तो आज आपका पूरा बिंदी का जो खेल है आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आज थोड़ी सी डिटेलिंग और करते हैं हम इसकी, थोड़ा और इसका एनालिसिस करते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि वर्ण विच्छेद होते कैसे हैं। पिछली वीडियो में मैं आपको रा के नियम बता चुका था, रा का नियम और ऋषि का नियम भी मैं आपको बता चुका था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे पिछले वीडियो से इस वीडियो को कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं वर्ण विच्छेद के बारे में। ठीक है, सबसे पहले एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जो पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो छत्रज्ञ हैं जिनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्षत्रिय वाला श है, ये कैसे बनता है? आधे का और सा से, आधे का और सा से बनता है। ठीक है, जो हमारा त्रा है वो कैसे बनेगा? जो त्रा है हमारा आधे ता और रा से बनेगा। ठीक है, और जो हमारा जिया है, मतलब ज्ञानी को जिया ही बोलते हैं, तो ये बनेगा जा और निया से। ठीक है, फिर जो हमारा श्रा है, श्रा श्रमिक वाला श्रा है, वो कैसे बनता है? सा शक्कर आधा, सा शक्कर वाला आधा और रा, श्रा।
ठीक है, इससे बनता है। चलिए अब हम वर्ण विच्छेद देखते हैं। ठीक है, तो पहला वर्ण है, वर्ड है क्षत्रिय। कौन सा वर्ड है? क्षत्रिय है पहला वर्ड। ठीक है, तो इसका एनालिसिस करते हैं। तो ये हमारा क्षत्रिय वाला है। तो अब किसी भी हम व्यंजन को बोलते हैं तो उसमें हमारे स्वर की ध्वनि निकलती है। ठीक है, क्षत्रिय जैसे कि मैंने आपको बताया, क्षत्रिय जो हमारा रहेगा ये काय से मिलके बनता है? का से और सा सतकोण से, सा सतकोण से। अब शा में क्या आ निकल रहा है? आ, क्योंकि शा पूरा है, सा वर्ण जो है हमारा वो पूरा है, तो श, तो इसमें क्या हो जाएगा? आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, ये सा कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, फिर त्रा, त्रा में क्या आ रहा है? छोटी ही आ रहा है। त्रा में क्या आ रहा है? छोटी ही आ रहा है, तो त्रा लिखेंगे, आ के बाद फिर छोटी ई लिखेंगे। ठीक है, स्वर को आधा नहीं लिख सकते, इसलिए उसमें स्वर में हलंत नहीं आएगी। फिर या को बोलिए, आप या का उच्चारण कीजिए, य, तो या में भी क्या निकल रहा है? आ निकल रहा है, तो या आधा हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्ण विच्छेद हो जाएगा क्षत्रिय का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे वर्ड का हम वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। दूसरा वर्ण है हमारा त्रिशूल। कौन सा है? त्रिशूल। ऊपर मैं आपको त्रिशूल का वर्ण विच्छेद करके दिखाता हूं। ये लिखा है त्रिशूल। क्या लिखा है? त्रिशूल लिखा है। शा में बड़ू की मात्रा और ला, त्रिशूल लिखा है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है त्रिशूल कैसे बनता है? आधे ता और रा से। ठीक है, तो आधे ता में कोई भी स्वर नहीं रहता क्योंकि वो वर्ण आधा है, आधे ता। लेकिन जो रा है ना, रा में तो आ है, बोलिए र, तो रा में आ है, तो रा आधा हो जाएगा और इसको हम कर देंगे आ, र। ठीक है, अब जो हमारा सा है, सा में क्या है? ऊ, बड़ा ऊ। कौन सा है? बड़ा ऊ, शू, तो ये क्या हो जाएगा? आधा सा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। अब जैसे कि आपको पता है ये क्या लिखा है? ला, ला में क्या है? अ, ल, तो ला आधा हो जाएगा और ला में क्या निकल रहा है? आ, तो ये इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। और जैसे कि वर्ण विच्छेद के नियम में भी हमको पता है कि जो स्वर रहते हैं वो आधे नहीं होते, उनका खुद का स्वर होता है, इसलिए इनमें स्वर को आधा नहीं कर सकते। यहां पर आप मिला भी सकते हैं। मेरा जो वर्ण विच्छेद है वो सही है कि गलत है? देखिए, मैंने आधा ता लिखा है तो इसमें भी आधा ता लिखा है, मैंने आधा रा लिखा है तो इसमें भी आधा रा लिखा है। ठीक है, फिर इसमें ई लगाना भूल गया, माफ कीजिए, मैंने आ लगा दिया। इसमें ई लगाना था क्योंकि छुट्टी की मात्रा है, गड़बड़ हो गई मेरे पे, माफ कीजिए। तो ये क्या हो गया? त्रिशूल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद सा है, फिर ऊ है, फिर ला है, फिर आ है। फिर अगला अगला जो वर्ण है हमारा ज्ञान है। ज्ञान का भी मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं आपको समझ में भी आ रहा होगा होपफुली। जैसे कि ये लिखा ज्ञान। अब जैसे कि आपको पता है ज्ञा हमारा कैसे बनता है? जा और यहां से। ठीक है, कैसे बनता है? जा और यहां से। ठीक है, अब इसमें क्या निकल रहा है? इंग या, इंग य, इंग य, इंग य, आ निकल रहा है इसमें। इसमें क्या निकल रहा है? आ। कौन सा? बड़ा निकल रहा है, क्योंकि ज्ञा में क्या लगा है? बढ़िया की मात्रा लगी है, तो बड़ा आगे हो गया। फिर उसके बाद ना में क्या निकल रहा है? तो ना, तो ना में क्या है? आ, ना में क्या है? आ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ज्ञान। ज्ञान का वर्ण विच्छेद हो गया। इसको मिला भी लेते हैं आप, तो देखिए जा आधा लिखा है मैंने, हलंत लगी है, देखिए। फिर यहाँ है, यहाँ में क्या है? बड़ा आ निकल रहा है, यहाँ, इसको यहाँ उच्चारण करते हैं। इसको क्या करते हैं? यहाँ उच्चारण करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ। तो यहाँ, तो यहाँ निकल रहा है, तो इसमें बड़ा आ है, ज्ञा में आ की मात्रा लगी है। फिर उसके बाद बड़ा आ है, फिर आधा ना है, फिर आ है। अब जैसे कि मैं आपको श्रम, श्रम का वर्ण विच्छेद करके दिखाता हूं। श्रम का वर्ण विच्छेद करके दिखाता हूं। तो ये हो गया श्रम। अब जैसे कि पता है श्रा श्रमिक का हमारा आधा सा और रा से बनता है। ठीक है, श्रा, रा में क्या है? लेकिन हमारा आ है, रा में क्या है? आ, र। ठीक है, और जो हमारा स्वर है वो आधा नहीं होता, हमको पता है। और माँ में क्या है? आ है, तो माँ आधा हो जाएगा और आधा आ पूरा हो जाएगा, क्योंकि स्वर आधा नहीं होता। इससे मिलान कर सकते हैं आप। ये देखिए, मैंने आधा सा लिखा है, फिर मैंने आधा रा लिखा है, फिर मैंने आ लिखा है, फिर मैंने आधा माँ लिखा है, फिर आ लिखा है। तो इस प्रकार से ये मेरा सही है। आगे कुछ और उदाहरण देखते हैं। आगे कुछ और उदाहरण देखते हैं नीचे जो दिए गए हैं। ठीक है, रा के विभिन्न रूप हम देख सकते हैं, जैसे ग्रह, ग्रह है, ग्रह। अब ये जो ग्रह है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया
कि जो ग्रह है, तो ग्रह में जो गा है ना, गा आधा है, ठीक है। फिर उसके बाद ऋषि है और हा है। अब जो ऋषि रहता है, ऋषि, तो ये अपने से आगे वाले जो वर्ण रहता है उसको आधा नहीं देख सकता, तो इसको ये क्या करेगा, इस इसको पूरा कर देगा, ठीक है। अब ये ऋषि क्या करेगा, इसको पूरा कर देगा, तो ये यहां पर आएगा ऐसा, और इसको पकड़ के खींच देगा, तो ये क्या बन जाएगा, इसको पकड़ के ऐसे खींच देगा, इसको पकड़ के क्या कर देगा, ऐसे खींच देगा, ठीक है, पकड़ के ऐसे खींच देगा, तो ये ग्रह बन जाएगा, ठीक है। अगर हम अब ग्रह का संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद नहीं, माफ कीजिए, वर्ण विच्छेद करते हैं, तो क्या होगा, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है ग्रह में गा आधा है, तो इसमें कोई स्वर नहीं है, क्योंकि आधा गा में कोई स्वर नहीं होता। फिर उसके बाद हमें पता है इसमें ऋषि है, और जो हमें पता है कि स्वर में स्वर अपना इंडिविजुअल होता है, उसमें खुद की स्वतंत्र ध्वनि होती है, इसलिए ऋषि को ऋषि लिखेंगे। फिर उसके बाद हमें पता है इसमें क्या है, हा है, क्या है, हा। तो हा में क्या निकल रहा है, ह, तो हा में क्या निकल रहा है, आ, तो हा आधा और आ। अब हम इस तरीके से इस वर्ण विच्छेद को मिलाते हैं। क्या मेरा वर्ण विच्छेद सही है? जी हाँ, मेरा वर्ण विच्छेद 100% सही है। अब आगे देखते हैं हम कृपा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कृपा। इसी प्रकार से कृपा लिखा है, जिस तरीके से ग्रह लिखा था, तो ये क्या लिखा है, कृपा। क्या लिखा है, कृपा। अब कृपा भी हमें पता है क्या होगा, आधा का होगा, ऋषि होगा, और पा में आ की मात्रा होगी, ठीक है। अब जैसे हमें पता है ऋषि अपने से आगे आधे वाले वर्ण को आधा नहीं देख सकता, तो इसको पूरा कर देगा, पूरा कर देगा, तो क्या होगा, ये इसको पकड़ के ऐसे घुमा देगा और पा में आ की मात्रा आ जाएगी। अब इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, तो जैसे कि हमको पता है का आधा, इसमें कोई स्वर नहीं है, तो का को आधा लिख दीजिए। फिर ऋषि स्वतंत्र स्वर है, स्वर स्वतंत्र होते हैं, आधे नहीं होते। फिर हमें पता है पा, पा में क्या है, बड़ा है, पा, तो ये क्या हो जाएगा, आ। अब देखते हैं हमारा वर्ण विच्छेद सही है कि नहीं है। जी हाँ, मेरा वर्ण विच्छेद 100% सही है, ठीक है। इसी तरीके से आप कर्म में देखिए, कर्म, तो का, आधा, रा और मा, ठीक है। जैसे कि हिंदी के नियम के अनुसार हमें पता है कि रा आधा नहीं रह सकता, रा आधा नहीं रह सकता, तो रा के बाद जो वर्ण रहता है ये उस पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि हिंदी में रा जो वर्ण है वो आधा नहीं रह सकता, तो ये भाई साहब जाएंगे, ये जाकर इसके ऊपर बैठ जाएंगे। अब हमें इसका वर्ण विच्छेद करना है, तो हम इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, कर्म का, ठीक है। जैसे कि हमें पता है का में क्या है, आ है, क, आधा का आ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, रा, रा हमें पता है आधा है, ये क्या है, रा आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं निकल रहा, रा सिर्फ रा है, आधा है। लेकिन जो माँ है, माँ में क्या निकल रहा है, आ, तो ये माँ आधा हो जाएगा, ये आ हो जाएगा। अब इसको हम मिला लेते हैं। क्या ये मेरा कर्म कहाँ गया, ये है। क्या मेरा कर्म का वर्ण विच्छेद सही है, आधा का आ, आधा रा, आधा मा, आ, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से धर्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम, जैसे ये क्रम लिखा है, क्रम, क्या लिखा है, क्रम लिखा है, ये इस प्रकार से क्रम लिखा हुआ है, इस प्रकार से क्रम लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि ये जो, एक मिनट में आपको बताता हूं। अब ये एक रा का नियम भी ये है कि ये भी ऋषि की तरह अपने से जो आधा वर्ण है, आधा वर्ण है, उसको आधा नहीं देख सकता। ये का आधा था, ये का कैसा था, आधा था, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये उसको पूरा करने के लिए इसकी टांग पकड़ के खींच देगा, क्या कर देगा, टांग पकड़ के खींच देगा, तो ये राह हटेगा, ये राह हटेगा, इसकी टांग पूरा, ये यहां पर जो राह था वो पूरा था, इस पूरे राह ने इसको टांग पकड़कर इसकी खींच दी, तो ये का हो गया, क्रम, इस प्रकार से हो गया। तो मतलब ये क्रा में जो रा लगा है ये पूरा रा है, लेकिन का जो है वो आधा है, तो इसका जो वर्ण विच्छेद होगा वो कैसा होगा, इस प्रकार से होगा, आधा का होगा, रा हमें पता है पूरा है, तो रा में क्या है, आ है, ठीक है, और मां में भी क्या है, आ है, तो ये इसका वर्ण विच्छेद हो गया। होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं प्रकाश, प्रकाश। अब पा हमें पता है आधा है, क्योंकि इसकी पैर पकड़ के खींच दिया, मतलब कि रा जो है वो पूरा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, आधा पा होगा, फिर रा पूरा है,
तो रा पूरा है तो रा में आ निकल रहा है, र। प्र, फिर हमें पता है का में क्या है, आ है, बड़ा आ। फिर शा में क्या है, आ है, जैसे कि हमको पता है कि शा में क्या है, आ है। ठीक है, तो अब देखिए क्या मेरा वर्ण विच्छेद सही है। प, आधा पा, फिर आधा रा, फिर आ, फिर आधा का, फिर बड़ा आ, फिर शा, फिर आ, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से राष्ट्र, ठीक है, इसी प्रकार से राष्ट्र, राष्ट्र को और देख लेते हैं। राष्ट्र का और मैं आपको समझा देता हूं, राष्ट्र को और समझा देता हूं मैं आपको। ठीक है, ये लिखा है राष्ट्र। अब जैसे कि ये टा था, एक मिनट, ये टा है, ये लिखा है रा, स, ट, और ये र। अब ये कैसा था, टा आधा है। अब इसमें कोई इसके पैर तो है नहीं जिसकी हम टांग पकड़ के खींच देंगे, क्योंकि रा का नियम क्या कहता है, जब इसके बाद रा का आगे वाला जो वर्ण है अगर वो आधा हो, ठीक है, वो आधा हो, तो ये इसकी टांग पकड़ के खींच देता है, लेकिन टा की तो टांग ही नहीं है। तो अब ये क्या करेगा, इसको सपोर्ट देगा। क्या करेगा, सपोर्ट देगा। तो ये जो रा रहेगा, रा हटकर इसको क्या देगा, सपोर्ट देगा। तो ये जो रा है, ये रा, इसमें जो ये जो रा दिख रहा है ना, ये पूरा है, ये रा जो दिख रहा है ये पूरा है, इसकी इसको सपोर्ट दे दिया, इसने सपोर्ट दे दिया, तो ये रा पूरा हो गया। ठीक है, होपफुली आपको इतना समझ में आ रहा होगा। फिर अब हम जब राष्ट्र की वर्ण विच्छेद करते हैं, तो राष्ट्र जैसे हमें पता है ऐसे लिखते हैं राष्ट्र। अब इसकी वर्ण विच्छेद करेंगे हम, तो रा है, रा के बाद आ है, ठीक है। फिर हमें पता है ये शा सतकोण का आधा है, कोई स्वर नहीं है। फिर हमें पता है टा तो आधा ही था, लेकिन जो रा था वो पूरा था, तो रा में क्या होगा, आ होगा। इस प्रकार से ये राष्ट्र का वर्ण विच्छेद ये रहेगा, इतना। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ कठिन भी हमारे व्यंजन है जिनका हम वर्ण विच्छेद करेंगे, जैसे कि उज्ज्वल। अब बहुत से लोग उज्ज्वल को गलत लिखते हैं, तो उज्ज्वल में हमेशा क्या आता है, दो आधे जा आते हैं। क्या आते हैं उज्ज्वल में, दो आधे जा आते हैं। इस तरीके से उज्ज्वल को लिखा जाता है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, उज्ज्वल को हम किस तरीके से लिखते हैं प्यारे बच्चों। उज्ज्वल में दो आधे जा आते हैं, इस तरीके से हम उज्ज्वल को लिखते हैं। ठीक है, इस सबको मैं रब कर देता हूं। अब देखिए मैं उज्ज्वल का आपको करके दिखाता हूं। तो ये इस प्रकार से हमारा लिखा है उज्ज्वल, दो आधे जा है, बा है और ला है। ठीक है, तो अब ऊ कैसा है हमारा, आधा है। ऊ कैसा है, आधा है। ठीक है, ऊ कैसा है, आधा है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ऊ में हलंत क्यों नहीं लगाई, तो ऊ क्या है प्यारे बच्चों, एक स्वर है। स्वर में कभी भी हलंत नहीं लग सकती, क्योंकि इसकी स्वतंत्र ध्वनि होती है। फिर उसके बाद जा क्या है, आधा, इसमें भी कोई ध्वनि निकलेगी क्योंकि ये आधा है। ये जा भी कैसा है, आधा है, इसलिए इसमें कोई ध्वनि नहीं निकलेगी। फिर उसके बाद ये क्या है, बा, बा में क्या है, आ, तो बा वजन के बाद आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, ला, ला में क्या आ जाएगा, आ। ठीक है, इससे आप मिला सकते हैं, मैंने उज्ज्वल की सही वर्ण विच्छेद की है। आगे बढ़ते हैं। सची, सच्ची, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सच्चिदानंद। इसको मैं रब करता हूं, फिर मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप सब समझाऊंगा। अब ये जो इसमें छुटी की मात्रा है, ये जो छुटी की मात्रा है, ये इस वाले चा पर है, लेकिन देवनागरी क्या कहती है कि जब कोई वर्ण आधा होता है तो यहां से मात्रा लगाई जाती है, यहां से मात्रा लगाई जाती है। ठीक है, सच्चिदानंद, इस प्रकार से ये हमने लिख लिया। अब जैसे कि पता है आपको, सा, सा कैसा है, आधा है। सा में क्या है, अ निकल रहा है, सा लिखा, आ लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें पता है ये क्या है, आधा चाय। क्या है, आधा चाय। ठीक है, अब हमें पता है इस चा के ऊपर ये मात्रा लगी हुई है, इस चा के ऊपर ये मात्रा लगी हुई है, तो चा में क्या है, ई है। चा में क्या है, छुटी ई है। चा में क्या है, छुटी ई है, छुटी ई है। फिर ये क्या है, ये, ठीक है, फिर क्या है, ये दा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, दा। अब जैसे कि हमें पता है दा, दा में क्या है, आ है, तो दा लिखा, द, तो दा में क्या है, बड़ा आ है। फिर उसके बाद क्या है, ना, ना में क्या है, आ, तो ना कैसा हो जाएगा, आधा, और आ इसमें से निकाल लिया, है ना। अब देखिए ना के बाद क्या है, बिंदी है, अनुस्वार है। अब बिंदी के बाद दा आ रहा है, दा आ रहा है, तो दा का पांचवा हमको देखना है, दा का पांचवा कौन सा होगा। ठीक है, दा किस में आता है, दा, दा दबात का, दा धनुष का, ना नल का। ठीक है,
का कबूतर, खा खरगोश, गा गमले, घा घड़ी, इंगा खाली, चा चम्मच, छा छाते, जा जा, झा झंडा, हुआ, टा टमाटर, ठा ठटेरे, डा डमरू, ढा ढक्कन, ता तराजू, था थर्मस, दा दवाद, धा धनुष, ना नानल, नानल। तो मतलब इसमें क्या आ रहा है, ना आ रहा है, क्या आ रहा है, ना आ रहा है। बिंदी के बाद क्या आ रहा है, ना आ रहा है, दा आ रहा है, तो दा के दा वाला जो है उसका उसके बाद क्या आ रहा है, ना। तो ये पांचवा जो वर्ण है वो कौन सा आ रहा है, ना आ रहा है। क च ट ता, ता वर्ग में पांचवा कौन सा आ रहा है, ना आ रहा है। ता थ द ध न, ता थ द ध न कौन सा आ रहा है, ना आ रहा है। तो ये बिंदी क्या होती है, आधी होती है, हमें पता है। तो इसमें ये जो ना रहेगा वो हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। क्या कर देंगे, ना को आधा कर देंगे। क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। फिर उसके बाद जो रहेगा दा, दा में हमें पता है आ है। तो इस प्रकार से इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा, इस प्रकार से इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। ये भी वर्ण विच्छेद सही है, लेकिन सबसे सटीक वर्ण विच्छेद इसका ये है, क्योंकि मैंने आपको बिंदी का नियम भी यहां पर क्लियर कर दिया। ये इन्होंने आधे ना को बिंदी से बता दिया, मैंने आधे ना को इस तरीके से करके दिखा दिया। ठीक है, अगर एग्जाम में दो ऑप्शन आए तो आप इस पर टिक करेंगे। ये भी सही है, ऊपर वाला ये जो लिखा है ये भी सही है, लेकिन एग्जाम में अगर ये दोनों जो मैंने समझाया ये और ये वाला ऑप्शन दोनों आ जाए तो आप ये वाला उत्तर लगाएंगे एग्जाम में। आपको समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब आपको एक बहुत बड़ा डाउट होने वाला है, वो भी किसमें, इसमें होगा। अब संस्कृति में आपको डाउट होगा, क्यों होगा मैं बताता हूं। ठीक है, अब इसमें क्या है, संस्कृति में पंचमाक्षर रूल नहीं लग पा रहा है। क्या नहीं लग पा रहा है, संस्कृति में जो है पंचमाक्षर रूल नहीं लग पा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, संस्कृति में हमारा पंचमाक्षर रूल नहीं लग पा रहा है। क्यों? क्योंकि सा 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 सा, सा ये ऊष्मीय व्यंजन आ गए ना, सा सलजम का, सा सतकोण का, सा सरोते का, हा हलवाई का, इसमें तो चार ही रह गए। तो अब पंचमाक्षर आ ही नहीं रहा है, अनुनासिक व्यंजन हमारे जो है पंचमाक्षर आ ही नहीं रहे हैं। तो जब हमारे पंचमाक्षर नहीं आते तो जिसका कोई नहीं होता उसका मां होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका मां होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका मां होता है। ठीक है, तो बिंदी के बाद हम देख रहे हैं सा के बाद कोई सा पंचमाक्षर नहीं आ रहा, क्योंकि ये उसमें व्यंजन है। तो जब जिसका कोई नहीं होता तो उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, मां, मां आ जाता है, उसकी जगह क्या आ जाता है, मां। तो इसका वर्ण विच्छेद हम करके दिखाते हैं। अब ये लिखा है संस्कृति, क्या लिखा है, संस्कृति। मैं इसका वर्ण विच्छेद पूरा आपको करके दिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो सबसे पहले ये क्या है, सा, सा में क्या है, अ, श, इस तरीके से बोल के देख लीजिए आप। सा में क्या है, आ। अब आई बिंदी, बिंदी के बाद हम देख सकते हैं कोई भी स्पर्श व्यंजन नहीं है, स्पर्श व्यंजन में पंचमाक्षर नहीं बन रहा है, तो सा, क्योंकि ये उसमें व्यंजन है। अब हम क्या करें इसमें, तो जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, मां होता है। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, आधा मां आ जाएगा। ये हमको देख रहा है तो ये आधा सा है ही। ठीक है, अब देखिए ये का है, ये क्या है, का। तो का में क्या है, ऋषि है, का में क्या है, ऋषि। तो ये का है और ये ऋषि है। क्या है, ये ऋषि है। अब हमें पता है ये क्या है, ता है, ता। ये क्या है, ता। ये क्या है, ता। अब ता में क्या है, ई है, ता में छुट्टी ई है, तो ये हो जाएगा ता धन ई। इस प्रकार से ये हल हो जाएगा। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वैज्ञानिक तो आप लोग बना लेंगे। ठीक है, वैज्ञानिक आप लोग बना लेंगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है बनाने लायक। हृदय आप देख लीजिए, एक मिनट, हृदय देख लीजिए आप इस तरीके से, हृदय। ठीक है, अब जो हा का नियम क्या कहता है, जो हा हृदय में एक्चुअली में क्या होता है, जो हा होता है, हा आधा होता है, हृदय, हृदय, हृदय बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हृदय। हम लोग हृदय हृदय करते हैं, बट ये होता है हृदय, हृदय, क्योंकि इसमें जो हा होता है वो आधा होता है, फिर उसका ऋषि होता है, फिर या होता है। लेकिन हिंदी का नियम क्या कहता है कि जो हा वर्ण रहता है, हा वर्ण, वो आधा नहीं रह सकता, वो आधा नहीं रह सकता। तो अपने से ये बाद वाले वर्ण को क्या करता है, अपने पेट के अंदर खा लेता है, ऐसे करके खा लेता है। ठीक है, अपने से आगे वाले वर्ण को ये क्या करेगा, खा लेगा। ठीक है, तो इसकी हलंत हट जाएगी। ठीक है, अपने से ये
अपने से आगे वाले पूरे वर्ण को ये खा लेगा, अपने पेट में समा लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऋषि यहां पर पहुंच जाएगा। तो रे रे द य हृदय, हृदय। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा कि ये थोड़ी सी ये इसकी डुंठल जो आपको दिख रही है ना, ये ऋषि है। ठीक है, अब मैं आपको इसका वर्ण विच्छेद करके दिखाता हूं। तो इसमें ये जो है हा है, फिर ऋषि है, फिर उसके बाद दा है, दा में भी द आ निकल रहा है, फिर उसके बाद या में आ निकल रहा है। ठीक है, ये आधा है। तो इस प्रकार से इसका वर्ण विच्छेद होगा। तो होपफुली आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।